ग्राफ देखा जाए डेवलपमेंट के हवाले से, नो डाउट नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी ना भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि उस जैसा बंदा जो मुल्क के लिए सिंसियर है, जो अपनी कंट्री के लिए सिंसियर है, उस जैसा बंदा ही हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन आम आवाम क्या सोचती है, इस हवाले से आवाम से ही पूछते हो। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बन जाए। ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। इकोनॉमिकली जो एक कंट्री है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद जो है उसकी मतलब जो कि है टेक्नोलॉजी में वो कितना हैवी है। तो देखा जाए इन दोनों सिटीज़, अगर सॉरी इन कंट्री का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया जो है तो वो आईटी में बहुत एक्सपर्ट है। बिल्कुल, इंडिया तो दुनिया मान रहा है कि आईटी में इंडिया बहुत आगे। दुनिया मान रहा है कि इंडिया जो है ना आईटी में बहुत आगे है, और उसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके जो है ना उसमें अचीवमेंट्स भी हैं। तो ये भी बताता चलूँ कि इंटरनेशनल एक इदारा है पीडब्ल्यूसी, उसने ये बोला है कि 2050 में हो सकता है जैसे ग्रोथ चल रही है उस हिसाब से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए दुनिया की 2050 में। बात ये है कि कल से यकीन करें मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सच है या प्रोपेगेंडा है कि जम्मू कश्मीर में G20 का इजलास अगले साल बुलाया जा रहा है। मैंने उनको कहा ये इतना ही सच है जितना ये सच है जो हमने डेडलाइन दी है 22 अक्टूबर 2023 की पाकिस्तान को कि वो अपनी फ़ौजें जो है गिलगित बल्तिस्तान से और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से निकाल ले। तो बात ये है कि देखें, आज ही मेरा एक आर्टिकल छपा है, पाकिस्तान सेट्स अप फैक्ट्रीज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इन यूके एंड यूरोप, जिसमें मैंने बयान करने की कोशिश की है कि यूरोप में और यूके में जितनी भी तंजीमें बन रही हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के नाम पर या यासीन मलिक डिफेंस कमेटी के नाम पर और पार्लियामेंट्स में बनाई जा रही हैं, ये तमाम जो है बेसिकली ह्यूमन राइट के नाम पर दहशतगर्दों को, टेररिस्टों को एक ह्यूमन राइट की कवर दे रहे हैं, ह्यूमन राइट शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंडिया के मुतालिक इंतहाई जो जिसे कहते हैं घटिया किस्म की डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं। उसी का ये हिस्सा है कि जो लोग हैं वो पाकिस्तान जो है वो ये हर वक्त कहता है कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया अगर जम्मू कश्मीर में जुल्म कर रहा है तो अभी जो बजट दिया है दिल्ली सरकार ने 1.4 लाख करोड़ का, यानी कि आप सोचें 1.4 लाख करोड़, आप जरा लिख के मुझे उसके बताएं कितने जीरोस आते हैं, तो आपसे शायद लिखा भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इसको छुपाता है, एक तो अपने लोगों से, फिर हमारे लोगों से छुपाता है, और अब G20 होने जा रही है और अगले साल, और G20 के मिर्चें लग गई हैं पाकिस्तान को। मुझे बताएं कि जब ये इन्होंने वो वहां पे इंडिया में जो इन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जब आए थे जम्मू कश्मीर का दौरा करने, तो वो पागल थे। अगर वो ये समझते कि जम्मू कश्मीर भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं है तो वो कभी आते। फिर ये है कि बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जहां आपको नजर आएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत के इस बात को तस्लीम करती है कि जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर 56 इस्लामिक ममालिक में अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है तादाद उन ममालिक की जो डायरेक्ट श्रीनगर में, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप यूएई को देख लें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें। अभी पिछले दिनों जो है वो जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों के लोगों ने आके वहां पे
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसके ऊपर ब्रीफिंग ली है उन्होंने। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वापसी पे यूएई जाएंगे, तो वो किस लिए और कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप इस विजिट को? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मिडिल ईस्ट में हमने ऑयल सप्लाई को लेकर हमने एक्शन लिया। उसमें हालांकि जो रिलीजियस स्टेटमेंट्स आए थे बीजेपी स्पोक्स पर्सन द्वारा, उसको लेकर इंडिया ने एक रिएक्शन सा दिया है। आपको ध्यान होगा कि पिछले अगर आप कुछ दिनों में या ज़्यादा 2 हफ्ते का अगर आप टाइम स्पैन देखेंगे तो हम ये जो रशियन ऑयल हम लेते थे फ्यूल, वो अब नंबर 2 पे चला गया है, नंबर 3 पे पहले था, और हम मिडल ईस्ट से लेते थे, तो मिडल ईस्ट से फिर नंबर 3 पे आ गया है। तो इंडिया ने एक्शन लिया कि जब आप किसी तरह के कमेंट्स आए थे उसको लेकर, अगर आप स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट से चाहे वो कतर हो या फिर यूएई हो, जो कुछ कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट, यूएई वगैरह, उनसे जो रिएक्शन आए थे वो इंडिया को लगा ओवर रिएक्शन था। तो ओवर रिएक्शन के लेके इंडिया ने भी रिएक्शन दिया है। तो इंडिया और यूएई के रिलेशन बहुत स्ट्रांग, और इकोनॉमिक डोमेन में कल्चरल और people to people connect. It may sound a very diplomatic and very I would say more of a bureaucratic word जो डिप्लोमेसी में बहुत बार यूज होता है, लेकिन इंडिया और यूएई में इंडियंस बहुत हैं जो यूएई में काम करने जाते हैं, और लाखों की तादाद। इंडिया के लिए यूएई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और यूएई के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, स्पेसिफिकली इन इकोनॉमिक डोमेन। सो इंडिया ने रिएक्ट भी कर दिया, एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर जाकर अभी वहाँ पर जो बायलैटरल हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन के साथ में वो इंटरेक्शन